हेलो छात्राओं, अब तक हमने बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लिए हैं। अब बारी है अतिलघुत्तरीय प्रश्न हल करने की। और यह जो प्रश्न हल किया जा रहा है यह 2024 का प्रश्न है। 2024 का प्रश्न यह है जो कि फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 6 है उस प्रश्न में क्या दिया है और उस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हरे पौधे को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। यह बात है कि जो पौधे होते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है और जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। देखिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे जो होता है वो अपना भोजन जो है स्वयं से ही बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करके वो क्या कर लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन जो जंतु होते हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए इनको जो है पौधे को स्वपोषी बोला जाता है और जंतुओं को परपोषी बोला जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। देखिए, जैसे वो पूछा था हमने बता दिया कि स्वपोषी पौधे जो है स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि वह जो है अपना भोजन जो है क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधे को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी कहा जाता है क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, किससे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। क्या करते हैं, स्वयं ही बना लेते हैं। परंतु जबकि जंतु जो हैं अपना भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। वह स्वयं से नहीं बना सकते। समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि स्वपोषी किसे कहते हैं, जो स्वयं भोजन बनाता है। परपोषी किसे कहते हैं, जो दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, उसे हम कहते हैं परपोषी जीव। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम क्या है? तो देखिए, जड़त्व जो होता है, कोई वस्तु अगर ठहरी हुई है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई वस्तु उस पर बाहरी बल ना आरोपित कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। पहला काम, जड़त्व का नियम यह बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक वह वस्तु क्या होगी, विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आसवन से आप क्या समझते हैं। देखिए, आसवन वह प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव को गर्म करके क्या किया जाता है, वाष्प बना दिया जाता है और फिर वाष्प को ठंडा करके क्या कर दिया जाता है, द्रव बना दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, आसवन कहते हैं। चलिए हम आसवन को लिखते हैं, किया जाता है। देखिए, अब क्या हमने जैसे वो बोला था कि आसवन से आप क्या समझते हैं, तो आसवन वह प्रक्रिया है, आसवन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म करके उसको किस में बदल दिया जाता है, उससे वाष्प में बदल दिया जाता है। फिर उस वाष्प को क्या कर दिया जाता है, वापस ठंडा करके फिर उसे क्या कर दिया जाता है, द्रव में क्या किया जाता है, संघनित किया जाता है। इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है, इस प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण से घटकों को क्या किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है। समझ में कि नहीं है? इसमें यह जो प्रक्रिया है, आसवन प्रक्रिया है, इसमें जो है इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो है मिश्रण से घटकों को अलग अलग घटकों को क्या किया जाए, अलग अलग अणुओं के घटकों को क्या किया जाए, अलग किया जाए। समझ में कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल जो है दो सतहों के बीच लगने वाला बल होता है जो उसके गति का रोध करता है, उसकी गति को क्या करता है, रोकता है। गति को क्या करेगा, रोकेगा
और यह जो होता है, ये दो सतहों के बीच में जो लग रहा बल है हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। क्या लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। बात समझ में आएगी? घर्षण बल जो होता है दो सतहों के बीच में लगता है, ठीक, और यह इनका जो बल है एक दूसरे के विपरीत में लगता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। है यह क्या है? दिशा, जो गति है उस गति के विपरीत दिशा में हमेशा लगता है। घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर्षण बल वह बल है, घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के बीच में, दो सतहों के संपर्क में आने पर क्या होता है? लगता है। और यह क्या करता है? गति के सापेक्ष विरोध करता है। जो गति मान लीजिए कि इस दिशा में हो रही है तो वह बल किस दिशा में लगाएगा? इस दिशा में लगाएगा। समझ में आया? वो हमेशा गति की दिशा के विपरीत बल लगाता है। क्या करता है? गति के दिशा के विपरीत में बल लगाता है। समझ में आया कि नहीं? यह आगे दिया है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? अभी वो विकल्पी वाले प्रश्न में ही हमने बताया है, फिर भी हम बता देते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस को बिना द्रव में बदले ही उसको गैस में बदल देते हैं। मतलब कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदला जाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ठोस को सीधे किस में बदल दिया जाता है? गैस में बदल दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। अनुकूलन को क्या करिए? परिभाषित कीजिए। अनुकूलन क्या होता है? किसी जीव, जो जीव है, किसी जीव के शरीर में होने वाले परिवर्तन जिससे वह पर्यावरण में क्या करे? अच्छा से रह पाए, अपने जीवन को जी सके और प्रजनन कर सके, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। इसको लिख दे रहे हैं, मदद करते हैं। देखिए, अनुकूलन किसी जीव, क्या चीज? किसी जीव के शरीर में होने वाले क्या? परिवर्तन। किसी जीव में के शरीर में होने वाले परिवर्तन जो पर्यावरण में जीवित रहने, किसी जीव के शरीर में वो परिवर्तन हो रहा है जिससे वह पर्यावरण में क्या हो? जीवित रह सके और क्या कर सके? प्रजनन कर सके या करने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।